आप देख रहे हैं एग्जाम स्टडी चैनल। स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। इसके माध्यम से आप देख रहे हैं इसमें जो साइंस की एनसीईआरटी है क्लास 10 की, जिसमें हम चैप्टर 3 का ये पार्ट 4 जिसमें चैप्टर 3 में धातु एवं अधातु से संबंधित है, जिसमें कि हमने इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट को कंप्लीट कर लिए। इससे ये लास्ट पार्ट है। इसमें हम जो बचा है उसको हम आज डिटेल से कंप्लीट कर लेंगे, तो इसके बाद ये पार्ट चैप्टर थर्ड खत्म हो जाएगा, जिसमें हम पार्ट फोर्थ में इसके संबंधित जो रह गया उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं फिर इसमें क्या होता है कि आगे का पार्ट इसमें हम देखेंगे। आज पार्ट इसका फोर्थ और अंतिम पार्ट है। इसमें हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे जिससे कि हम टाइम पे पूरा वीडियो कंप्लीट कर सकें और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है उसको हम देखते हैं। इस पे हम देखते हैं सबसे पहले कि हम कहाँ से जहाँ से इसको छोड़े थे वहीं हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे आज क्या यह विस्थापन से यह विस्थापन की अभिक्रिया अत्यधिक कैसी है, ऊष्माक्षेपी होती है। मतलब कि जो विस्थापन की अभिक्रिया है वह है अत्यधिक कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है। मतलब कि इसमें जो ऊष्मा है, ऊष्मा इतनी अधिक मात्रा में इसमें क्या होती है, उत्सर्जित होती है कि जो धातु जो है वह गलित अवस्था से प्राप्त होती है। मतलब कि अत्यधिक जो गल जाती है, जिसके कारण वह इस अवस्था में प्राप्त होती है। वास्तव में आयरन ऑक्साइड या ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। फिर जिसकी किस्म करते हैं, रेल की पटरियां, मशीन के पुर्जे, दरारें को जोड़ने के लिए इन धातुओं का उपयोग किया जाता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, थर्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं इसको, थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। इसका हम क्या देख रहे हैं, इसका फार्मूला देख रहे हैं किस तरह से है कि Fe2O3 कोष्टक ब्रैकेट में S प्लस 2AI ब्रैकेट S ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2Fe ब्रैकेट I क्लोज प्लस AI2O3 ब्रैकेट S प्लस ऊष्मा। इस तरह से ऊष्मा को प्राप्त ऊष्मा इसमें प्रदान की जाती है। तो इसमें देखें हम 3.4.5 सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। मतलब कि जो सक्रियता श्रेणी है उसमें धातु का किस तरह से निष्कर्षण होता है उसके बारे में देखें हम। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी, कौन सी अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है। इन्हें हम कार्बन के साथ गर्म कर उनके यौगिक से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कार्बन द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि ऑक्साइड का अपचयन कर इन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको धातु में परिवर्तित नहीं कर सकते। इन धातुओं का बंधुत्व कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अत्यधिक होती है, जिसके कारण धातुओं को अपघटनशील या अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए हम सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित जो धातु हैं उनके द्वारा गलित धातु क्लोराइड से के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड ऋण अवशोषित इलेक्ट्रोड पर धातु निक्षेपित हो जाती है तथा एनोड धनावेशित इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन से मुक्त अभिक्रिया को इस तरह से प्राप्त किया जाता है। जैसे हम कैथोड देखें Na प्लस प्लस E माइनस इज इक्वल टू Na, एनोड पर देखें 2Cl माइनस इज इक्वल टू Cl2 प्लस 2E माइनस। तो इस प्रकार से एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी आयरन से प्राप्त एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। 3.4.6 धातुओं का परिष्कृत। तो इसमें देखें हम इसके बारे में, ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुओं को पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। इसमें अपद्रव होते हैं, जिन्हें हटाकर शुद्ध ही प्राप्त जो धातु प्राप्त की जाती है। धातुओं से अपद्रव को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि या विद्युत अपघटनी परिष्करण
परिष्करण इस तरह से करती है। तो इसमें देखिए हम विद्युत अपघटनीय या परिष्करण मतलब विद्युत अपघटनीय परिष्करण के बारे में कॉपर है, जिंक है, टिन है, निकेल है, सिल्वर है, गोल्ड, सिल्वर गोल्ड इत्यादि जैसे अनेक धातुओं का इसमें परिष्करण या विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। यह इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु जैसे एनोड तथा शुद्ध धातु इसमें कैसी होती पतली होती जो कि कैथोड बनाया जाता है। अशुद्ध धातु क्या है? एनोड है, जिसमें कि शुद्ध धातु पतली होती है जो कि कैथोड द्वारा बनाया जाता है। और फिर धातु के लवण में विभिन्न अन्य विलयन का उपयोग विद्युत अपघट के रूप में होता है। और ऊपर दिए गए चित्र 3.12 के अनुसार उपकरण को व्यवस्थित किया जाता है और इस तरह से विद्युत अपघट के द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है। तब एनोड स्थित अशुद्ध शुद्ध या धातु विद्युत अपघट से घुल जाती है। इतनी अधिक मात्रा में शुद्ध या विद्युत अपघट एनोड जो कि अपघट होती है कैथोड के विक्षेपित हो जाती है, जिसमें विलय अशुद्ध है इसमें विलयन में चली जाती है। अविलय जो अधातु है एनोड की पतली निश्चित या एनोड कहते हैं। किसे कहते हैं? इसको एनोड कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कि जी एक है कैथोड है, इस साइड की कैथोड है, इस साइड की जी एनोड है, इसमें के Cu2 प्लस है, Cu2 इसमें भी प्लस है। तो ये क्या बना है? ये जिंक का क्या है? अपद्रव भरा है, ये अपद्रव एनोड जंक है। फिर ये टैंक बना, सेफ्टी टैंक है, यानी कि टैंक है ऊपर से। और फिर इसमें धारा कुंजी ई प्रवाहित प्लस माइनस देती है इसमें की धारा शॉर्ट सर्किट के द्वारा। और फिर इसमें क्या अम्लीय सल्फेट का विलयन, जो पूरा पात्र में क्या है अम्लीय सल्फेट का विलयन बना। तो इस तरह से इसमें दर्शाया गया है कि आप इसमें इसको करके देख सकते हैं। और फिर ये देखें हम इसमें कुछ प्रश्न है, परिभाषा देना आपको, खनिज की परिभाषा, अयस्क की परिभाषा और गैंग क्या है इसके बारे में देख लेने। और फिर दो धातुओं के नाम बताइए जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन कौन सी धातु है उनके नाम आप बता सकते हैं। यहाँ पर धातु के ऊपर ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक का प्रक्रम उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखें हम इसमें संरक्षण देखें हम 3.5 में इसका संरक्षण देखते हैं। संरक्षण के संबंध में हमने इसमें चैप्टर फर्स्ट में इसके बारे में डिटेल से देखा। तो खुली जो वायु में कुछ छोड़ यानी कि कुछ दिन इसे छोड़ यानी जो खुली वायु में क्षण को कुछ दिनों के लिए छोड़ दें तो सिल्वर की धातु सिल्वर की वस्तु कैसी हो जाती है? काली हो जाती है। सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया का सिल्वर सल्फाइड की परत के कारण ऐसा होता है। कॉपर वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और के साथ अभिक्रिया करता है, जिसकी वजह से यह सतह कैसी होती है? पूरी भूरे रंग की चमक धीरे धीरे इसमें खत्म हो जाती है। इसकी जो चमक भूरे रंग की होती है वह जैसे इसको छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे कर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और यह हरे रंग की परत चढ़ा दी जाती है। हरा पर जो पदार्थ है वेशी कॉपर कार्बोनेट है। कौन सा है हरा पदार्थ? वेशी कॉपर कार्बोनेट होता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु रहने पर लोहे भूरे रंग की एक पात्र की पदार्थ की ये परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम जंग कहते हैं। इन पर जंग इस तरह से लगती है, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब क्रियाकलाप 3.14 में देखें, 3 परख नली लीजिए एवं प्रत्येक स्वस्थ यानी जो साफ लोहे की इसमें कीले डाल दीजिएगा और परख नली ए बी सी के नाम पर परख नली ए को थोड़ा कार्क लगाकर इसे बंद कर दीजिए, मतलब कार्क मतलब शीप लगा दीजिएगा। और फिर परख नली बी के उबलता हुआ आश्रित जल डालकर उसमें 1 ml तेल मिलाएं एवं कार को बंद कर दीजिएगा और जिसके कारण कि वह कार कैसा होगा? वह तैरने लगेगा। और फिर यह निर्जल की क्लोराइड में डालकर इसे यानी कि इसको ढककर इसको बंद कर दें। फिर परख नली हम सी देखें, ये वाली सी। तो सी में थोड़ा सा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर इसमें कैल्शियम क्लोराइड को डाल दीजिएगा और फिर इसमें एक नम की परख नली को दिन में इसको छोड़ दीजिएगा। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हमने इसमें फर्स्ट वाले में देखा और सेकंड वाले में और फिर लास्ट में थर्ड वाले में। आप देखेंगे कि परख नली में एक ही लोहे की परत कैसी हो जाती है? वह कैसी हो जाती है? इसमें एक ही काले यानी कीले में लोहे की कीले में क्या हो जाता है? उसमें जंग लगता है। लेकिन इसमें परख नली बी और सी की कीले इसमें कैसी होती है? जंग नहीं लग। बी और सी में कैसी? इसमें जंग नहीं लगता। परख नली में कील वायु के जल एवं दोनों के संपर्क में रहती है। परख नली ए की कील केवल जल के संपर्क में रहती है एवं परख नली सी की शुष्क एवं संपर्क में रहती है, जिसके कारण लोहे की वस्तु में जंग लगने की अवस्था के बारे में हम
क्या कह सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं उबलता हुआ ये आश्रित जल है जिसमें इसमें दर्शाया गया कैल्शियम, जिसमें अभी हमने देखा इसमें लोहे की जंग को लगने की स्थिति में जांच कर परख नली ए में वायु एवं जल में दोनों उपस्थित, परख नली बी में विलीन वायु नहीं, परख नली इसमें शुष्क सी दर्शाता है। तो इसमें हमने यहाँ पर देखा, फिर इसमें अब देखेंगे हम इसका 3.5.1 में। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, संरक्षण से सुरक्षा, मतलब कि इसमें किस तरह से संरक्षण किया जाए और उससे क्या सुरक्षा को अपनाना चाहिए जिसमें कि इस तरह की घटना होने से हम इसको बचा सकते हैं। चलिएगा हम फिर देखते हैं। आप पैंट करके तेल लगाकर क्रीच लगाकर और फिर यस दल पेन पर लोहे की वस्तु पर जस्ते की परत चढ़ाकर क्रोमियम फिर इसमें लेपन करें। एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे की जंग लगने से बचाया जा सकता है। लोहे एवं इस्पात को जंग लगने से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते के जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यस दलेपन कहते हैं और जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद यस दलेपन की वस्तु जंग यानी कि वस्तु में जंग से सुरक्षित रहती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं कि धातु के गुणधर्म को हम बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रत्व, इस तरह से इस विधि से हम इच्छानुसार धातुओं को अत्यधिक गुणधर्म से प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लोहे का सर्वाधिक उपयोग यानी जो लोहे की वस्तु उसका सर्वाधिक उपयोग आने वाली धातु हैं, लेकिन कभी कभी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यधिक नर्म, शुद्ध लोहा कैसा होता है, अत्यधिक नर्म होता है एवं नर्म या गर्म करने पर इसे सुगमता पूर्वक खिंच जाता है। लेकिन यदि इसमें थोड़ा सा कार्बन या लगभग 0.05% इसमें मिला दिया जाता है तो यह कैसा हो जाता हुआ है, कठोर हो जाता है। लोहे के साथ यह निकेल एवं क्रोमियम मिलने पर हम स्टेनलेस स्टील का से प्राप्त करते हैं जो कि कठोर होता है तथा इसमें जंग नहीं लगता। इस प्रकार हम लोहे को अन्य या पदार्थ में मिश्रित किया जा सकता है या कर सकते हैं। इसके गुणधर्म बदलने के पहले बदल जाते हैं। वास्तव में इसमें कोई अन्य पदार्थ नहीं मिला होता है और इसमें किसी भी धातु गुणधर्म बदले जा सकते हैं। यह पदार्थ धातु अधातु को यानी कि जो कुछ भी हो सकता है, मतलब ये पदार्थ यह धातु भी हो सकता है या अधातु भी हो सकती है। दो या दो से अधिक धातुओं को हम क्या कहते हैं, उसे मिश्रण, मतलब कि यहाँ पर आपसे ये परिभाषा बन सकती है कि सममांगी मिश्रण क्या है। सममांगी मिश्रण का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक धातुओं का क्या होता है, इसमें मिश्रण होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे सममांगी मिश्रण या मिश्र धातु कहते हैं। तो आपसे यहाँ पर एक 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, वन लाइनर में आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तैयार करने के लिए पहले में जो मूल धातु की गलित अवस्था में लाया जाता है, इसको तैयार करने से पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है। तत्पश्चात इसमें दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसको विलीन किया जाता है और इसमें फिर करने के बाद इसमें कमरे में शीतलन इस तरह से कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम देखें जो शुद्ध सोने का कैरेट होता है वह 24 कैरेट का होता है तथा काफी नर्म होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता। कठोर सोने यानी कि कठोर बनाने के लिए चांदी में पर तांबा मिलाया जाता है और धातुओं को अत्यधिक आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग करते हैं। इसका तात्पर्य है कि 22 कैरेट शुद्ध सोने को 2 भाग इसमें तांबा या चांदी मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से वह कड़ा हो जाता है। तो फिर इसमें देखें, यदि कोई धातु इसमें परत या मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अमलगम। तो आपसे यहाँ सवाल बन सकता है अमलगम क्या है। तो इसमें आप देखिएगा कोई एक धातु परत पर जो मिश्र धातु को, इसमें मतलब कि कोई एक धातु लीजिएगा उसमें उसकी परत चढ़ा दीजिएगा, फिर परत चढ़ाने पर उसकी जो परत है उसमें मिश्र धातु या उसको अलमगम भी कहते हैं। शुद्ध धातु को अपेक्षा मिश्र धातु की यानी कि जो विद्युत चालकता एवं गलनांक कैसा होता है, कम होता है। उदाहरण के लिए तांबा CuZn, मिश्र धातु पीतल टीन या CuS। तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं दिल्ली का स्तंभ, ये लोहे का जो है क्या है, ये खंभा जिसमें कि आज भी है ये। तो इसमें क्या जंग भी नहीं लगती, चाहे जितनी भी बारिश हो जाए इसमें, तो यहाँ पर जंग नहीं लगती। प्राचीनतम भारतीय धातु कर्म का चमत्कार। तो इसमें देखें लगभग
ईसवी पूर्व में भारत में लौह कर्मियों ने दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनाया, जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा। उन्होंने जंग से लोहे को बचाने के लिए एक विधि द्वारा विकसित की गई इस स्तंभ की जंगता से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व में कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। यह स्तंभ जैसे कि कुतुब मीनार के निकट स्थित है। यह लौह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा है और 6 टन या 6000 किलोग्राम का है। तो फिर इसमें देखेंगे हम आगे, इसमें मिश्र धातु जैसे कि कांसा विद्युत का कुचालक है। कांसा कैसा है? विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युतीय परिपथ बनाने में किया जाता है। कांसा कैसा है? कुचालक है, परंतु ताम्र जो है वह विद्युत परिपथ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तांबे का। सीसा एवं टिन Pb एवं S। तो मिश्र धातु शोल्डर का जिसका गलनांक बहुत कम होता है, इसका उपयोग विद्युत तारों पर परस्पर वेल्डिंग बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि अब इसमें कुछ प्रश्न देख लें हम। जिंक या मैग्नीशियम है, कॉपर के धात्विक ऑक्साइड के धातु के हाथ गर्म करने पर। धातु है जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर। जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कौन कौन से विस्थापित है, कौन सी धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती है। मिश्र धातु क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिश्रण को ही हम क्या बोलते हैं? इसको मिश्र धातु कहा जाता है। जैसे कि हमने अभी इसकी परिभाषा में देखा, सममांगी मिश्रण या मिश्र धातु उसी से संबंधित है। तो अब इसमें हम देखेंगे आपने क्या सीखा, मतलब कि इस चैप्टर को पढ़ के आपको क्या सीखा इससे। तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातु तथा धातु तन्य अगाध वर्धन चमकीली ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है। परत के अलावा सभी धातुएं कमरे के ताप में ठोस तथा कमरे की परत के द्वारा द्रव होती है। तो फिर धातुओं विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, क्योंकि यह अधातु इलेक्ट्रॉनिक को देखकर धन एवं आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें कि ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड जो दाने हैं, दोनों दाने के गुणधर्म को प्रदर्शित करती है और इन ऑक्साइड पर उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं। फिर इसमें जल एवं तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम पर हम इस व्यवस्थित को सामान्य धातुओं की सूची की सक्रियता की श्रेणी कहते हैं। फिर सक्रियता की श्रेणी के ऊपर इसमें धातुतन अम्ल हाइड्रोजन के विस्थापित कर सकती है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं से कम अभिक्रियाशील धातु एवं उनके लवण में विलयन को विस्थापित कर सकते हैं। प्राकृतिक में धातु एवं स्वतंत्र अवस्था में यौगिकों के रूप में पाई जाती है। अयस्क धातु के निष्कर्षण एवं तथा उसका परिष्करण का उपयोग बनाने के प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं। तो इसमें हम देख लें अब कुछ इसके बारे में ही और आगे देखते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के अथवा 1 या 1 से अधिक अधातु के सममांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रखने से लोहे जैसे धातुओं की सतह संरक्षित हो जाती है या परिघटना को संरक्षण कहते हैं। अधातुओं के गुणधर्म के विपरीत या न तो अगाधवर्धन तथा न ही तन्य होते हैं। ग्रेफाइट के अलावा सभी धातुओं ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक भी होती है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक भी होता है। ग्रेफाइट कैसे होते हैं? विद्युत का चालक होता है। और अधातु में विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। अधातु कैसी होती है? विद्युत का ऋणात्मक तत्व होती है, क्योंकि धातु के साथ अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण को आवश्यक आयन बनाती है। अधातु ऑक्साइड बनाती है जो कि अम्लीय एवं उदासीन होती है। अधातु तनु अम्लों में हाइड्रोजन में विस्थापित नहीं करती। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया में ऑक्साइड भी इस तरह से कर सकते हैं। तो अब इसमें देखें हम कुछ अभ्यास प्रश्न है, जिसमें आप इनको देख करके इनमें सही आंसर आप कमेंट में इनका लिखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापित अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो आपके लिए ऑप्शन है। ऑप्शन ए देखें हम NaCl विलयन एवं कॉपर धातु। ऑप्शन बी MgCl2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु। ऑप्शन सी FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु। ऑप्शन डी
AgNO3 बिलियन एवं कॉपर धातु। तो इन चारों में से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। लोहे के, अब इसमें देखें हम, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए ग्रीजर लगाकर, ऑप्शन बी पेंट लगाकर, ऑप्शन सी जिंक लगाकर, ऑप्शन जी फिर क्या है इसमें, ऑप्शन डी मतलब कि सभी। इसमें सभी हो सकता है, ग्रीजर लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, जिससे कि लोहे को जंग से आसानी से बचाया जा सकता है। तो इसका आंसर भी आप कमेंट कीजिएगा। और फिर इसमें देखें हम, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके गलनांक कैसा उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है? यह यौगिक जल में विलेय एवं तथा तत्व क्या हो सकता है? ऑप्शन देखें हम, कैल्शियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है, लोहा है। तो इन सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। देख लीजिएगा इसका फोर्थ क्वेश्चन भी। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इनमें क्या क्या है। तो आप वीडियो को पॉज करके इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा ध्यान से, और उन क्वेश्चनों को आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें कौन कौन से इनका आंसर है और इनको कैसे लिखना है। आप इसको देखकर भी इसमें देख सकते हैं, और इन सभी का आप आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा 2 नंबर वाले, या तो फिर इसमें वन लाइनर भी पूछ लिया जाएगा, या 50 शब्दों में, 20 शब्दों में, इन सभी का आंसर आपको लिखते बनना चाहिए। इसमें क्या हो सकता है, इनका आंसर क्या हो सकता है, इसमें आप यहाँ से देख करके आंसर दे सकते हैं। तो ये तो था हमारा आज का सेशन। तो इस तरह से हमने चैप्टर 3 को पूरा कंप्लीट कर लिए, और अब आने वाली वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 4 को, जिसमें कि हम उनको भी कई छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। और सेशन कैसा लगा, यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।